एवरीवन, वेलकम टू केम स्कॉलर। माय नेम इज वनीता और हम कवर कर रहे हैं क्लास 9 का थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल। मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका कॉन्सेप्ट और डाउट दोनों हो बिल्कुल क्लियर। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसमें दो लॉज थे। फर्स्ट लॉ था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि एंटोनी एल लोवाइजर ने एस्टेब्लिश किया था, और सेकंड लॉ है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने एस्टेब्लिश किया है? जोसेफ प्राउस्ट ने। और लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, जो कि जोसेफ प्राउस्ट ने एस्टेब्लिश किया है। जोसेफ प्राउस्ट और उनके साथ और साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये देखा था कि जो कंपाउंड्स रहते हुए वो दो डिफरेंट एलिमेंट को मिलाकर बनते हैं। जब दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड बनता है, तब उसके साथ वो एलिमेंट का जो मास रहता है वो भी कंबाइन होता है। यानी कि हर एक एलिमेंट का जो मास रहेगा कंपाउंड पे, वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहेगा, चाहे फिर वो कंपाउंड या केमिकल सब्सटेंस कहीं से भी आया हो और उस केमिकल कंपाउंड या सब्सटेंस को किसी ने भी बनाया हो, वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। मैं बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेती हूँ वाटर का। वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? H2O। यानी कि जो वाटर है वो किससे बना है? दो डिफरेंट एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल हमें वाटर बनाना है, हमें वाटर की एक ड्रॉप बनानी है। तो हमें वाटर बनाने के लिए किसकी जरूरत होगी? वाटर बनाने के लिए हमें दो डिफरेंट एलिमेंट की जरूरत होगी। एक होगा हाइड्रोजन और दूसरा कौन सा होगा? ऑक्सीजन। अगर वाटर की वन मॉलिक्यूल बनाना है, तो वाटर का वन मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी? दो हाइड्रोजन की और एक ऑक्सीजन की। जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगी तो क्या बनेगा? वाटर का वन मॉलिक्यूल बनेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये टोटल कितने एटम हुए? 3 एटम हुए। तो क्या ये 3 एटम मिलाकर पूरा का पूरा वाटर का जो एक ड्रॉप रहता है वो बना लेंगे? नहीं, क्योंकि ये वाटर बना सकते हैं लेकिन वाटर का पूरा ड्रॉप नहीं बना सकते। इसके जैसे और हाइड्रोजन आएंगे और ऑक्सीजन आएंगे और वो कंबाइन होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और मॉलिक्यूल बनाएंगे, और ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल मिला के क्या बनेगा? वाटर का एक ड्रॉपलेट बनेगा, यानी कि वाटर बनेगा। ये जो वाटर का एक मॉलिक्यूल रहता है इसका रेशो कितना रहता है? 1:8, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज 1:8। अब देखते हैं कि ये 1:8 आया कहाँ से। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। जो 1:8 रेशो जो आया है मास, यानी कि ये मास है वाटर का पूरे के पूरे वाटर का क्या है? ये एक मास है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए मास ऑफ हाइड्रोजन एंड सेकंड इज मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1 म्यू, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16 म्यू। हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऑक्सीजन कितना है? एक ही है, तो इसे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया? 2 डिवाइडेड बाई 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कितना हो गया? ये 1/8, यानी कि 1:8। ये जो 1:8 रेशो जो आया है वाटर के वन मॉलिक्यूल का, वो कांस्टेंट है, यानी कि एक भाग जो होगा वो किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा, और 8 भाग जो होंगे वो किसके होंगे? ऑक्सीजन के होंगे वाटर के मॉलिक्यूल में। यहां तक क्लियर है? अब मैं आपको एक बेसिक सा न्यूमेरिकल देती हूं कि अगर 180 ग्राम क्या है? वाटर है। 180 ग्राम वाटर है,
और 180 ग्राम वाटर में से आपको बताना है कि हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। तो आप कैसे निकालोगे? आप निकालोगे इसे यही रेशो का यूज करके। आपको पता है वाटर के 1 मॉलिक्यूल का रेशो कितना होता है? 1:8। तो क्या लिखोगे आप? 1x प्लस 8x कितना हुआ है? 9x। सो वाटर कितना ग्राम है? 180 ग्राम। 180 ग्राम इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 9। सो 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा कितना हुआ? 18। सो ये कितने हुए? 20 यानी कि 20x। x की वैल्यू कितनी लिखी? 20। और आपको हाइड्रोजन कितना है? 1 है। सो आप 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे 20 से। और ऑक्सीजन कितने हैं? 8 है। सो आप 8 को मल्टीप्लाई कर दोगे 20 से। तो ये कितना हुआ? 1 इंटू 20 ग्राम। और ये कितना हुआ? हाइड्रोजन 160। यानी कि 180 ग्राम वाटर में 20 ग्राम क्या है? हाइड्रोजन है। और 160 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी के जैसे और भी एग्जाम्पल है। सिमिलरली होता है अमोनिया में। अमोनिया का रेशो जो रहता है वो हमेशा 14:3, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो हमेशा रहेगा 14 और हाइड्रोजन जो रहेगा वो हमेशा रहेगा 3। इसका रेशो जो हमेशा रहेगा 14:3। यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा रहेगा और हाइड्रोजन कम रहेगा। सो आपका क्वेश्चन ये ज़रूर होगा कि 1:8 जो रेशो है वो किस वाटर के मॉलिक्यूल का होगा, यानी कि कौन से पानी का होगा। तो ये क्या है? पानी तो पानी है ना। ये कौन सा क्वेश्चन है? पानी तो पानी है। वाटर कहीं का भी हो, चाहे फिर वो किसी भी सोर्स से लिया हो, आपने नदी से लिया हो, नाले से लिया हो, समुद्र से लिया हो, या फिर आपके बॉटल में पड़ा वाटर हो, आपके ग्लास में पड़ा वाटर हो, चाहे फिर वो पानी पीने लायक ही क्यों ना हो, समुद्र का पानी क्यों ना हो, या चाहे फिर वो पानी गटर का ही क्यों ना हो, उस वाटर का जो मॉलिक्यूल का रेशो रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। दैट इज 1:8। वो हमेशा 1:8 ही रहेगा। सो यही होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय जोसेफ प्राउस इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। सो इन्होंने क्या कहा था जोसेफ प्राउस ने कि जो दुनिया का कोई भी केमिकल सब्सटेंस ले लो, कोई भी कंपाउंड ले लो, उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे और उस एलिमेंट का जो मास होगा वो ऑलवेज कंबाइन होगा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। वो ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर।